हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 भूगोल में जो सेकंड बुक का हम पहला चैप्टर देख रहे हैं, पार्ट 1 जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन, इस चैप्टर के सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स देखने के बाद आज हम एक इंपॉर्टेंट सेशन करने जा रहे हैं और वो है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। जैसा कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर आपको सभी सब्जेक्ट्स के ये एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हर बार मिलते हैं, ऐसे इस पार्ट का भी जो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो इस एनसीईआरटीज में, वो सारा कुछ हम लेकर आए हैं आपके लिए इस इंपॉर्टेंट सेशन में। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप घर बैठे निःशुल्क कक्षा 6 से 12 तक की पढ़ाई कर सकते हैं। यानी आपको किसी भी अध्ययन के लिए, किसी भी पढ़ाई के लिए कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना। 1 या 2 चैप्टर के बाद आपको कोई पेड इन्वेस्टमेंट करके सब्सक्रिप्शन लेकर पढ़ाई नहीं करनी है। सारी की सारी शिक्षा क्या है, बिल्कुल निःशुल्क है। तो आइए इसी इंफॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण सेशन जो है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का। अब देखिए, कुछ पुरानी बुक्स में डेटा जो है वो डिफरेंट भी है, लेकिन मैं बिल्कुल अपडेटेड डेटा के साथ आपको ये सेशन लेकर आया हूं जो 2011 के सेंसस हैं। कहीं कहीं 2001 के भी डेटा दिए हुए हैं, तो आपको अपडेटेड वर्जन में चलना है। अब नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर दीजिए। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है? यानी कौन सी भारत की जनसंख्या है, कितनी? 121 करोड़, 328 करोड़, 318 करोड़ या 100 करोड़? सही जवाब क्या हो जाएगा? 121 करोड़। ठीक है, ये 2011 की जनसंख्या के हिसाब से बता रहा हूं, जनगणना के सेंसस 2011। अगला सवाल है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसी एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। अब देखिए, इसमें इन गिवन स्टेट्स में से बताना है आपको। अगर देखिए, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, केरल, पंजाब, इसमें सबसे अधिक किसकी हो जाएगी? पश्चिम बंगाल, जिसकी कितनी है? 1028। जनसंख्या घनत्व की चर्चा हमने बार बार की है। 1 स्क्वायर किलोमीटर के रेंज में जितने लोग रहते हैं उसको जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो मान के चलिए कि अगर 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 100 लोग रह रहे हैं तो जनसंख्या घनत्व 100 हो जाती है। तो पश्चिम बंगाल में कितने रह रहे हैं? 1028। सबसे अधिक बिहार में है, वहां करीब करीब कितना है? 1102 के आसपास। इसके अलावा अगर पूरे भारत में केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों को मिला दिया जाए तो सबसे अधिक दिल्ली में है, जहां पर लगभग 11,000 से भी ज्यादा क्या है? जनसंख्या घनत्व है। यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर, 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर 11,000 लोग रह रहे हैं। वहीं कुछ स्टेट ऐसे भी है, अरुणाचल जैसे, जहां केवल 17 लोग रह रहे हैं। तो ये विविधता है जनसंख्या घनत्व के मामले में। इसको आप ध्यान से एनसीईआरटी ने पूछा है तो देखते हुए चलेंगे। और एक सेशन में आपके लिए स्पेशली जनसंख्या 2011 की जनगणना पर स्पेशल सेशन भी बना के आपको देने वाला हूं, तो वो आप सेशन जरूर देखेंगे। बहरहाल एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है इसमें सही जवाब हो जाएगा क्या? क, पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सन 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। और 2011 की जनसंख्या में भी महाराष्ट्र का नगरीय अनुपात ज्यादा है। इसको 2011 से ही समझिए, आपको 2011 का जनगणना ज्यादा अपडेटेड रहना है। ठीक है, क्योंकि इस अपडेटेड जनगणना, क्योंकि एनसीईआरटी ने 2001 भी पूछ लिए हैं, पर क्वेश्चन जितने आ रहे हैं ना, ज्यादातर क्वेश्चन अब अपडेटेड डेटा से आ रहे हैं। आप कोई भी सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर उठा के देखें, आपको तो मिल जाएगा कि ज्यादातर अपडेटेड क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं अपडेटेड ईयर्स के हिसाब से। तो महाराष्ट्र इसमें इंपॉर्टेंट है। पूरे भारत में नगरीय जनसंख्या कितनी प्रतिशत है? 31% के आसपास। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, 31%। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है? चीनी, तिब्बती, ऑस्ट्रिक, भारतीय, आर्य या द्रविड़? अब देखिए, ये जनसंख्या संगठन से रिलेटेड पार्ट आ गया। तो भारत में क्या है? भारतीय आर्य, इंडो आर्य जिसको बोलते हैं, ये जो भाषाई समूह है ये सबसे ज्यादा जनसंख्या द्वारा बोले जाने वाला है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब छोटे छोटे प्रश्न आ गए हैं। निम्नलिखित प्रश्नों का 30 शब्दों में उत्तर दीजिए। भारत के अत्यंत उष्ण एवं शुष्क और अत्यंत शीत व आर्द्र प्रदेशों में जनसंख्या का घनत्व निम्न है। इस कथन के दृष्टिकोण से जनसंख्या के वितरण में जलवायु की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। यानी जलवायु या क्लाइमेट जो है वो किस तरह से जनसंख्या को प्रभावित करती है, इसके बारे में हमें बताना है। तो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में जलवायु के घटक जैसे तापमान, वर्षा, अतिशीत और आर्द्रता महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैंने आपसे पहले भी चर्चा की थी। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई जगह है, वहां की जलवायु का तापमान जो है वो सामान्य रहता है, वर्षा अच्छी खासी होती है और ज्यादा शीत नहीं है, ज्यादा आर्द्रता नहीं है, मतलब नॉर्मल है, तो वहां पर क्या होगा? एग्रीकल्चर के लिए बड़ा अच्छा माहौल बनेगा। तो वहां पर फिर प्लेन एरियाज में ज्यादातर लोग रहेंगे। जैसे आप भारत में गंगा सतलज जो पूरा मैदानी इलाका देख लेंगे तो आपको ये चीज मिल जाएगी। राजस्थान का थार क्षेत्र उष्णता और शुष्कता के कारण, जम्मू कश्मीर का लेह लद्दाख क्षेत्र अति शीत के कारण और मेघालय और सुंदरवन क्षेत्र अति आर्द्रता के कारण कम घने बसे हैं। ये वो एग्जांपल्स हैं जहां पर लोग कम हैं। इसके अलावा आप गंगा सतलज का जो मैदान दोआब है ये आप देख सकते हैं। अगर अधिक बसे हुए का एग्जांपल आपको देना है तो आप क्या देख सकते हैं? गंगा
सतलज का मैदानी इलाका कह लीजिए या दोआब कह लीजिए। इसमें क्या क्या, अगर आप प्रदेश वाइज देखें तो इसमें क्या क्या आ जाएंगे, उत्तराखंड यूके, उसके अलावा उत्तर प्रदेश, इसके अलावा बिहार, ठीक है, झारखंड, ठीक है, ये सारे प्रदेश, और सतलज तक आप जाएंगे तो पंजाब, बाकी हरियाणा वगैरह को भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ये जो पूरे इलाके हैं यहां पर आपको घनी आबादी वाला सघन बसे हुए क्षेत्र दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। भारत के किन राज्यों में विशाल ग्रामीण जनसंख्या है, यानी कि ग्रामीण जनसंख्या कहां पर ज्यादा है, इतनी विशाल ग्रामीण जनसंख्या के लिए उत्तरदायी एक कारण को लिखिए। अब देखिए, भारत की 68% जनसंख्या लगभग 6,35,588 गांव में रहती है, यानी ग्रामीण जनसंख्या करीब 68.84 है। तो बाकी कितना बचा, लगभग 31.2 के आसपास, तो 31 हम मान के चलते हैं, 31.2 भी नहीं, 16 के आसपास, ये क्या हो जाती है, अर्बन पॉपुलेशन है, शहरी, जो मैंने आपको बताया था। और कितने गांव है, लगभग 6.5 लाख गांव। हिमाचल प्रदेश की 89.96%, बिहार की 88.70%, असम की 85% तथा उड़ीसा की 83% जनसंख्या गांव में रहती है। ये वो स्टेट्स हैं जहां पे रूरल एरियाज ज्यादा है। इन क्षेत्रों में रोजगार के लिए कृषि पर निर्भरता तथा प्राथमिक क्रियाओं में संलग्नता के कारण निर्धनता इसके मुख्य उत्तरदायी कारण है। तो अगर आप कारण देखें तो जनसंख्या का यहां पर रहने का इतना बड़ा कारण यह कि ज्यादातर लोग प्राइमरी एक्टिविटीज या प्राथमिक क्रियाओं में लगे हुए हैं। हमने व्यवसायिक संगठन की बात की थी, और जो आप कह सकते हैं ना कि जनसंख्या का जो व्यवसायिक पक्ष है कि किस तरह के आर्थिक क्रियाओं में वो लगे हुए हैं, तो जहां पर प्राथमिक क्रियाओं में ज्यादा लोग लगे हुए हैं, प्राथमिक क्रियाओं में क्या क्या है, कृषि, पशुचारण, खनन, भोजन संग्रह एवं आखेट, ये सारी चीजें आ जाती है, मत्स्य पालन। तो ये वो स्टेट है जहां पर ये लगे हुए हैं, इसलिए उनको यहां रुकना पड़ता है, ये उत्तरदायी कारक है। भारत के कुछ राज्यों में अन्य राज्यों की अपेक्षा श्रम सहभागिता ऊंची क्यों है, लेबर पार्टिसिपेशन जिसको कहते हैं। भारत के संदर्भ में यह सही है कि आर्थिक विकास के निम्न स्तर वाले क्षेत्रों में श्रम की सहभागिता दर ऊंची है, क्योंकि निर्वाह अथवा लगभग निर्वाह की आर्थिक क्रियाओं के निष्पादन में अनेक कामगारों की जरूरत पड़ती है। जैसे हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, कृषक, तो जहां आर्थिक बहुत ज्यादा प्रगति नहीं है, वहां पे जिसको कहते हैं लेबर फोर्स वाला, वो ज्यादा रहते हैं, क्योंकि उनको फिर आर्थिक क्रियाओं की जरूरत पड़ती है, काम करने की जरूरत पड़ती है। दूसरी ओर, अच्छा ये एग्जांपल है हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, यहाँ कृषकों की संख्या बहुत है। दूसरी ओर आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल, मध्य प्रदेश में कृषि मजदूरों की संख्या अधिक है। महिला श्रमिकों की संख्या प्राथमिक सेक्टर में अपेक्षाकृत अधिक है। तो एक तो ये ध्यान रखिए कि जहां पर ज्यादातर गरीबी है या उतना आर्थिक विकास नहीं है, वहां कृषि श्रमिक और महिला श्रमिक ये सारे चीजें ज्यादा मानी जाएंगी। और हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि गाँव में प्राथमिक क्रियाओं में ज्यादा महिलाएं लगी हुई हैं, क्योंकि पुरुष माइग्रेट करके दूसरी जगह जाकर फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज में काम कर लेते हैं, महिलाएं वही काम करती रहती हैं, ठीक है। कृषि सेक्टर में भारतीय श्रमिकों का सर्वाधिक अंश संलग्न है, स्पष्ट कीजिए। अब भारत की ये तो हमने पहले भी पढ़ा है, भारत को हम क्या बोलते हैं, कृषि प्रधान देश कहते हैं। और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 60% लोग, 55 से 60% लोग कृषि में जुड़े हुए हैं, ठीक है। और इसीलिए, और जीडीपी में लेकिन कंट्रीब्यूशन कम है। तो इसके क्या चीजें हैं देखते हैं। तो भारत की कुल श्रमजीवी जनसंख्या का लगभग 58.2% कृषक और कृषि मजदूर है। जब अब ध्यान रखिए, दो वर्ड है ये, कृषक यानी एक फार्मर है, एक कृषि मजदूर है जो कृषि में मजदूरी का काम करते हैं। आप देखते हो ना, एक होते हैं काश्तकार जिनकी अपनी जमीन होती है, और एक होते हैं बटाईदार या काम करने वाले लोग जो उसमें काम करते हैं आके, वो कृषि मजदूर होते हैं। जबकि केवल 4.2% घरेलू उद्योग और 37.6% श्रमिक अन्य विनिर्माण, व्यापार, वाणिज्य, सेवा में कार्यरत हैं। अतः आंकड़े इस पर संकेत दे रहे हैं कि भारतीय श्रमिकों का सर्वाधिक अंश कृषि सेक्टर में संलग्न है, ठीक है। तो बहुत सीधा स्टेटमेंट है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 150 शब्दों में दें। भारत में जनसंख्या के घनत्व के स्थानिक वितरण की विवेचना कीजिए। स्थानिक वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट वाइज कि जनसंख्या घनत्व कैसा है। मैंने आपको उदाहरण दिया था अभी, जैसे दिल्ली में लगभग 11,000 है, बिहार में सबसे अधिक 1100 के आसपास है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें तो वेस्ट बंगाल में 1028 है। तो अलग अलग जगह पर, अरुणाचल प्रदेश में 17 भी है। तो ऐसा देखने के लिए मिलता है। तो जनसंख्या के घनत्व को प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। इससे भूमि के संदर्भ में जनसंख्या के स्थानिक वितरण को बेहतर ढंग से समझने में सहायता मिलती है। अब देखिए, भारत का जनसंख्या घनत्व 313, ये 2001 की जनगणना के अनुसार, ध्यान रखिएगा, 2001 की जनगणना के अनुसार 313 था, और 2011 की जनगणना के अनुसार कितना हो गया है, 382 व्यक्ति हो गया है। यह एशिया के सबसे सघनतम बसे देशों में बांग्लादेश सबसे ज्यादा सघनतम है, 849, जापान 334 के बाद तीसरे स्थान पर है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, दुनिया में सबसे ज्यादा सघन कौन है, सॉरी एशिया का बात करें, एशिया में तो 849 बांग्लादेश, ये ध्यान रखेंगे, ठीक।
उसके बाद दूसरा नंबर जापान 334, ठीक। उसके बाद आप इंडिया पे चले जाइए तो 382, नहीं इंडिया सेकंड पे आ जाएगा, माफ करिए, देखिए मेरे से मिस्टेक हो गई, 382 और फिर 334, तो ये आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जापान तीसरे स्थान पर है इंडिया के बाद। भारत में जनसंख्या के वितरण तथा जनसंख्या के घनत्व में स्थानिक भिन्नता देखने को मिलती है, ये भी सही बात है। कई बार क्या होता है कि कुछ स्टेट में जनसंख्या ज्यादा है लेकिन डेंसिटी नहीं है, जगह उनके पास ज्यादा है, राजस्थान जैसे 2 स्टेट है, और कहीं पर कई बार वो स्टेट छोटे हैं, बहुत बड़े नहीं है, जनसंख्या भी बाकी स्टेट से कम है लेकिन घनत्व ज्यादा है। जैसे बिहार का देख लीजिए, बिहार, अब यूपी में 24 करोड़ के आसपास जनसंख्या है, पर बिहार से कम जनसंख्या घनत्व है, जबकि बिहार में ठीक आधी जनसंख्या है लगभग। जैसे अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, वहीं दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यह 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। राज्यों में बिहार का जनघनत्व 1102 व्यक्ति है, पश्चिम बंगाल का 1029, केरल में 850 व्यक्ति, उत्तर प्रदेश में 828, देखिए, जबकि सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है लेकिन केवल 828 है। यद्यपि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सभी राज्यों में सर्वाधिक है, ये 19 करोड़ 2011 के हिसाब से है, अभी 24 करोड़ हो गई है, ठीक है ना। तो ये 19.95 करोड़ जो है ये 2011 की जनसंख्या से थी, किंतु 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या अन्य राज्यों की अधिक है। तो ये आप भिन्नता देख सकते हैं कि जनसंख्या का वितरण अलग है, घनत्व अलग है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति के हिस्से में पश्चिम बंगाल, बिहार और केरल के व्यक्ति की अपेक्षा ज्यादा भूमि है। निम्नतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, जिसमें 17 व्यक्ति हैं, मिजोरम में 52 व्यक्ति, सिक्किम में 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अतः यहाँ रहने वाले लोगों के हिस्से में बाकी राज्य से अधिक भूमि है। ठीक, समझ में आ गई। जनसंख्या घनत्व का कुल मतलब यह है कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं। तो जिस प्रदेश की जनसंख्या ज्यादा होगी, यह आवश्यक नहीं है कि वहां का जनसंख्या घनत्व भी क्या हो, ज्यादा हो। ठीक, क्योंकि हमने उदाहरण से देख लिया कि उत्तर प्रदेश जो कि बहुत अधिक जनसंख्या वाला है, वो जनसंख्या घनत्व उसका 800 कुछ है, ठीक, लेकिन अगर बिहार आप देखें तो वो 1102 चला गया है। तो ये अंतर आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि भारत की जनसंख्या के व्यावसायिक संगठन, प्रोफेशनल जिसको बोलते हैं, ठीक है, व्यावसायिक संगठन का विवरण दीजिए। तो व्यावसायिक संगठन यानी प्रोफेशनल कंपोजिशन जो है, इससे तात्पर्य किसी व्यक्ति का कृषि, विनिर्माण, व्यापार, सेवा अथवा किसी ऐसी गतिविधि में होना है जिससे उसे आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। देखिए, एक चीज का मैं डिस्कशन बार बार करता हूं, फिर आज के सेशन में करूंगा क्योंकि वो जरूरी है, क्योंकि ये जो मानव भूगोल है वो अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ है। और कैसे जो व्यावसायिक संरचना होती है वो किस पर आधारित होती है, वो आधारित होती है आपके आर्थिक क्रियाओं पर। ठीक है, आर्थिक क्रिया, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब ये आर्थिक क्रियाएं 3 तरह की हैं। ठीक, पहली क्या है, प्राथमिक, अगली क्या है, द्वितीयक, इससे अगली क्या है, तृतीयक। अब चतुर्थक और पंचम तक भी है, उसको इसमें शामिल कर लेंगे। मैं बार बार बता चुका हूं, फिर रिवाइज करा रहा हूं। प्राथमिक में क्या क्या चीजें आ जाएंगी, जैसे कृषि, भोजन संग्रह, भोजन संग्रह जिसको फूड गैदरिंग कहते हैं। और क्या आ जाएगा, आखेट यानी शिकार करना। और क्या आ जाएगा, खनन। और जल्दी बताइए, एक इंपॉर्टेंट और क्या आता है इसमें, पशुचारण। पशुचारण, ये सब क्या है, प्राथमिक क्रियाएं हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज हैं। द्वितीय क्रिया में जो लगा रहेगा वो मुख्य रूप से एक चीज इसमें काम आती है, विनिर्माण। विनिर्माण का मतलब अंग्रेजी में कहते हैं इसको मैन्युफैक्चरिंग, यानी कच्चे माल को परिवर्तित कर देते हैं हम किसमें, फिनिश गुड में। तृतीय क्रियाएं किसको कहते हैं, ये जुड़ी होती है सेवा से। अब इसमें सेवा में सारी चीजें आ जाती हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, परिवहन, टेलीकम्युनिकेशन यानी सूचना और प्रौद्योगिकी, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। अब मनुष्य जिस चीजों में लगा रहेगा, जनसंख्या जिन चीजों में अपनी आर्थिक क्रिया करेगी, यानी लिवलीहुड और अपना पैसा कमाने वाला काम करेगी, हम उसका वैसा ही व्यावसायिक संगठन बता देंगे। मान लीजिए कि भारत में जनसंख्या है 100, अब इसमें से 50 लोग प्राथमिक क्रिया में लगे हुए हैं,
20 लोग द्वितीयक में लगे हुए हैं और 30 लोग तृतीयक में लगे हुए हैं। तो यही इसकी व्यावसायिक संरचना हो जाएगी कि 50 प्राथमिक में, 20 द्वितीयक में, 30 तृतीयक में। ठीक है, बस इस कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो व्यावसायिक संगठन से तात्पर्य किसी व्यक्ति का कृषि, विनिर्माण, व्यापार, सेवाओं तथा किसी ऐसी गतिविधि में संलग्न होना जिससे उसे आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। भारत की जनसंख्या के व्यावसायिक संगठन का अध्ययन करने से पता चलता है कि यहां द्वितीयक और तृतीयक सेक्टरों की अपेक्षा प्राथमिक सेक्टर में लगे श्रमिकों की संख्या अधिक है। कृषक और कृषक मजदूर ज्यादा हैं। कुल श्रमजीवी जनसंख्या का लगभग 58.2% कहां लगे हैं? कृषक या कृषि मजदूर है। ठीक, अभी हमने चर्चा किया था। जबकि 4.2% श्रमिक घरेलू उद्योगों में लगे हैं तथा 37.6% अन्य श्रमिक हैं जो घरेलू उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण, मरम्मत और अन्य सेवाओं में कार्यरत हैं। देश में पुरुष श्रमिकों की संख्या स्त्री श्रमिकों की संख्या से तीनों सेक्टरों में अधिक है। महिला श्रमिकों की संख्या प्राथमिक सेक्टर में अपेक्षाकृत अधिक है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कई बार पूछ देता है कि जो महिलाएं हैं वो किस सेक्टर में ज्यादा काम करेंगी? कृषक में। हाँ, शहरों में फिर वो मजदूरी में चली जाती हैं। यद्यपि विगत कुछ वर्षों में महिलाओं को द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर में सहभागिता का सुधार हुआ है और शहरों में खास करके महिलाएं तृतीयक सेक्टर में ज्यादा जाती हैं, जिसमें कॉल सेंटर्स, टेलीकम्युनिकेशन, सॉफ्टवेयर, यहां पर आपको महिलाओं की संख्या ज्यादा दिखाई पड़ेगी। ठीक है जी, चलिए। विनिर्माण में सबसे कम है। यह भी जानने योग्य है कि पिछले कुछ दशक में भारत में कृषि सेक्टर के श्रमिकों के अनुपात में गिरावट दर्ज की जा रही है तथा द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर में सहभागिता दर बढ़ रही है। देश के विभिन्न सेक्टरों में श्रम सहभागिता दर में स्थानिक भिन्नता भी देखने को मिलती है। कहीं श्रम सहभागिता दर ज्यादा है, कहीं कम है। जैसे हिमाचल प्रदेश, नागालैंड में कृषकों की संख्या अधिक है और आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल, मध्य प्रदेश में कृषि मजदूरों की संख्या अधिक है। जबकि नगरीकृत क्षेत्रों में श्रमिकों का बहुत बड़ा अनुपात अन्य सेवाओं में लगना। ठीक है, तो कहीं कृषक ज्यादा है, कहीं विनिर्माण में आपको मिल जाएंगे और कहीं अन्य सेवाओं में मिल जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा कि जो जनसंख्या का वितरण और घनत्व है ये भी अलग अलग है और जो व्यावसायिक संगठन है ना वो भी अलग अलग है। कहीं पर आपको कृषक मजदूर ज्यादा मिलेंगे, कहीं को आपको व्यावसायिक सेवाओं में लोग मिलेंगे नगरों में, कहीं आपको विनिर्माण में मिलेंगे। तो विविधताओं बड़ा देश है और इस तरह से ये चीजें आपको मिलते रहेंगी। तो ये एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण सवाल थे जो हमें देखने थे आज के सेशन में। आई होप कि ये सवालों के जवाब आपको ठीक से समझ में आए होंगे। इसको आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। इसमें किसी तरह की बाधा समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप हमें। एक बात को और ध्यान रखिए कि मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी वेबसाइट भी है magnetbrains.com। इस वेबसाइट पर आकर आप सीबीएसई हिंदी मीडियम सेलेक्ट करेंगे, क्लास 12 सेलेक्ट करेंगे तो मेरे साथ आप इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल और अर्थशास्त्र जैसे महत्वपूर्ण विषयों को देख सकते हैं। ठीक है, और क्या क्या चीजें आपको इसमें मिल जाएंगी, इसमें आपको सीबीएसई पर और एनसीईआरटी पर बेस्ड कंप्लीट सिलेबस का ओवरव्यू मिलेगा। इसमें आपको छोटे छोटे टॉपिक वाइज वीडियोस मिल जाएंगे। इसमें इसके अलावा आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारी चीजें आपकी परीक्षा के उपयोगी मिल जाएंगी। और ये सारी चीजें हमने बिल्कुल क्रमवार तरीके से लगा रखी हैं, जहां पर आप पहली वीडियो से लेकर आखिरी वीडियो तक बिल्कुल इस तरीके से पढ़ सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये 100% मुफ्त है क्योंकि 6 से 12 तक की पूरी शिक्षा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर फ्री है। बस आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि हम और बेहतरीन वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहें, आपकी परीक्षा को आसान बनाते रहें। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।